सुबह 6:12 बजे 21 दिसंबर 1944 बेल्जियम के मालमेडी के ऊपर की हवा टूटे हुए कांच की तरह चीर रही थी। हर सांस धुंध में घुल रही थी। भोर से पहले की धुंधली नीली रोशनी में छाई हुई थी बर्फ ने इमारतों के मलबे को ढक रखा था। ईंटें बिखरी हुई थीं। फैक्ट्रियों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई थीं। लोहे की बीम तोपखाने की गोलाबारी से टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। युद्ध ने हर पहचानने योग्य चीज को एक गहरे सन्नाटे में बदल दी। यह था एक परित्यक्त कोयला प्रसंस्करण संयंत्र के खोखले आवरण के अंदर फ्रांसिस शेरमेन करी नाम का एक 19 वर्षीय अमेरिकी सैनिक एक ध्वस्त प्रवेश द्वार के पास उकड़ू बैठा था, अपने बर्फ से जमे हाथ होन में उसने एक सिंगल शॉट बाजूका थाम रखा था, जो उधार लिया हुआ, बिना परखा हुआ और संभवतः खराब था। उसकी पीठ के आर पार एक 30 कैलिबर मशीन गन हर हरकत के साथ उसके उपकरणों से टकरा रही थी। उसकी स्थिति पूरी तरह से खुली हुई थी। एक संकरे पुल से मुश्किल से 30 गज की दूरी पर, जिसे जर्मनों के पार करने की उम्मीद थी, ना रेत के बोरे थे, ना कोई आर, ना कोई अतिरिक्त बल, बस पत्थर के टुकड़े और एक जल्दबाजी में बनाई गई रणनीति ही करी। उस पल कोई हीरो नहीं था, वह डरा हुआ था। उसे ठंड लग रही थी और वह अकेला था। 19 वर्षीय फ्रांसिस करी खुद को एक खतरनाक स्थिति में पा रहा था, क्योंकि अन्य अमेरिकी टैंकरोधी टीमें या तो खत्म हो चुकी था, हीन या पीछे हटने को मजबूर थी। जर्मन पेंजर टैंक, दुर्जेय स्टील के राक्षस, उसकी ओर बढ़ रहे थे, और अगर वे पुल पार कर जाते तो उसके पीछे घायल सैनिकों को अलग थलग कर देते और अमेरिकी सुरक्षा को भेद देते। पूर्णविराम भागने का विकल्प होने के बावजूद करी ने वहीं रहने का फैसला किया। उसने अपना बजूका ऐसे कोण पर रखा था जिसे कोई भी अधिकारी आत्महत्या मान सकता था। सुरक्षा के लिए बहुत पास, भागने के लिए बहुत संकरा और बचने के लिए बहुत खुला। आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना या जीवित रहने की उम्मीद किए बिना करी ने बहादुरी से 3 घंटे तक अपनी जगह पर डटे रहे। 29 जून 1925 को न्यूयॉर्क के उत्तरी भाग में स्थित शांत कस्ब हेलॉक शेल ड्रेक में जन्मे फ्रांसिस शेरमेन करी एक ऐसे बालक थे जो अक्सर जंगलों में गायब हो जाते थे, पेड़ों पर घर बनाते थे और हमेशा नई नई चीजें बनाते रहते थे। वे स्वभाव से न तो शिक्षाविद थे और न ही लड़ाकू। 12 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद अपनी मां और दादी के हाथों पले बढ़े करी को जंगल में एकांत में रहना बहुत पसंद था। जब वह 17 वर्ष के थे तो सेना ने उन्हें बहुत छोटा समझकर उनकी भर्ती ही को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन्होंने समय का इंतजार किया और 18 वर्ष की आयु में वे अमेरिकी सेना में शामिल हो गए। उन्होंने राइफलमैन के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1944 की शुरुआत में उन्हें 30वें इन्फेंट्री डिवीजन के साथ यूरोप भेजा गया, जिसे ओल्ड हिकरी के नाम से जाना जाता था। दिसंबर तक करी ने फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी में लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने अपने साथियों को खो दिया था। उन्होंने भय, क्रोध और दुख में अपने हथियार का इस्तेमाल किया था। फिर भी आर्यन के ठंडे जंगलों में आसन्न युद्ध के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सका। जर्मन जवाबी हमला, जिसे बाद में अनुस्वर बल्ज की लड़ाई के रूप में जाना गया, पश्चिमी मोर्चे पर एडोल्फ हिटलर का अंतिम हताश कदम था। वहां तैनात अमेरिकी सेना थकी हुई थी, अपर्याप्त रूप से सुसज्जित थी तथा किसी बड़े हमले के लिए तैयार नहीं। अनुस्वर थी करी की कमान में 120वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की कंपनी के बेल्जियम के मालमेडी के पास तैनात थी, जिसका काम मित्र देशों की सीमा के भीतर एक स्थिति बनाए रखना और महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की सुरक्षा करना था। उन्हें पता नहीं था कि जंगल के उस पार दुर्जेय जर्मन पेंजर डिवीजन और एसएस टैंक क्रू क्रिसमस तक एक आक्रमण के लिए तैयार खड़े थे। शुरुआती हमलों के दौरान
अराजकता फैल गई। अमेरिकी टैंकरोधी तक होपों को नष्ट कर दिया गया, संचार लाइनें काट दी गईं और सैनिकों को विस्थापित कर दिया गया। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि करी ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने खुद को और अपने साथियों के एक छोटे समूह को एक महत्वपूर्ण पुल के पास एक क्षतिग्रस्त कारखाने के चारों ओर एक नाजुक रक्षात्मक रेखा पर तैनात पाया। जर्मन आगे बढ़े, सड़क खुली रही और सुदृढ़ीकरण तत्काल नहीं था। सुबह 6:28 बजे सन्नाटा शोर से भंग हो गया। टैंकों की पटरियों की धीमी धातु जैसी खड़खड़ाहट, बर्फ पर जूतों की तीखी खड़खड़ाहट, उसके बाद दबी हुई जर्मन कमांड और धरती में कंप। न जो किसी टैंक काफिले से ही आ सकता था। करी टूटे हुए द्वार के किनारे की ओर बढ़ा। उसका डर तब साकार हुआ जब उसने जर्मन सैनिकों की एक पंक्ति देखी, टैंकों से लैस पैदल सेना पुल की ओर संकरे रास्ते से नी हे की ओर बढ़ रही थी। सबसे आगे एक पेंजर मार्क आईवी वाहन था, जिसका बुर्ज बायदाए घूम रहा था, मानो कोई धैर्यवान शिकारी धीमी गति से पीछा कर रहा हो। चिंतन का कोई क्षण नहीं था, केवल कार्रवाई थी। करी ने पीछ हे मुड़कर देखा तो पाया कि 5 घायल अमेरिकी सैनिक पिछले तोपखाने के हमले के दौरान कारखाने के मलबे के बीच एक गिरी हुई दीवार में फंसे हुए थे। वे गतिहीन थे, भागने में असमर्थ थे। अगर वह जर्मन टुकड़ ही पुल तक पहुंच जाती तो बिना रुके उन्हें मिटा देती। वह वापस मुड़ा, सड़क पर टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सिर्फ एक बजूका से टैंकों के एक स्तंभ पर हमला करना मूलतः आत्महत्या थी, लेकिन एक संभावित अवसर था। पुल की अड़चन के पास पहुंचते ही उन पर तिरछे कोण से घात लगाना, जहां अग्रणी टैंक को धीमा करना पड़ता, जिससे उसका कमजोर पार्श्व कवच दिखाई देता। इस स्थिति में कोई सुरक्षा हाँ नहीं थी और उसे बिना किसी भागने के रास्ते के सड़क पर उजागर किया गया था। फिर भी यह एकमात्र ऐसा रास्ता था जो स्पष्ट शॉट दे रहा था। करी ने इसके बावजूद इसे चुना। उसने भारी बजूका और एक रॉकेट को फीली जमीन पर घसीटा और सड़क के पास एक ढही हुई बीम के पीछे जा टिका। समय कम था, संभवतः 10 सेकंड से भी कम समय पहले अग्रणी पेंजर रेंज में आया। जैसे ही उसने अपना निशाना समायोजित किया, उसकी सांस लांचर कर ही धातु पर जम गई। उसके दस्ताने फटे हुए थे, उंगलियां सुन्न। उसने ट्रिगर दबाया, रॉकेट आगे बढ़ा, धुएं और चिंगारियों का एक निशान छोड़ते हुए जोरदार धमाके के साथ टैंक के किनारे जा टकराया। बुर्ज ही ला फिर रुक गया। टैंक के साइड आर्मर से लपटे फूट पड़ी घबराहट में जर्मन आवाजें गूंज उठी। करी ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने बजूका फेंक दिया और पीछे की ओर इमारत की ओर दौड़ा, मलबे को चीरता हुआ, जबकि उसके पीछे गोलियों की बौछार हो रही थी। गोलियों ने उसके चारों ओर बर्फ और ईंट के टुकड़े उछाल दिए। अंदर उसने एक ब्राउनिंग ऑटोमेटिक राइफल उठाई और कारखाने की टूटी खिड़कियों से गोलियां चंद्रबिंदु चलाईं, जिससे आश्रय की तलाश में भाग रहे जर्मन पैदल सैनिक तबाह हो गए। फिर बाहर एक क्षतिग्रस्त जीप पर लगी 30 कैलिबर की मशीन गन से उसने सड़क पर दमनात्मक गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे अतिरिक्त जर्मन सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए। फिर भी जर्मन तेजी से आगे बढ़े। एक और टैंक कारखाने की ओर बढ़ा। करी समझ गया कि उसके पास बजूका को फिर से लोड करने का समय नहीं है। इसके बजाय वह दीवार में एक दरार से होकर जमी हुई मिट्टी पर फिसलते हुए सड़क के किनारे की ओर बढ़ा और अपने गिरे हुए साथी की बोरी से एक और रॉकेट निकाला। उसने उसे लॉन्चर में डाला, पास ही मलबे के ढेर के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। टैंक का आगे बढ़ा, धीरे धीरे और ज्यादा सावधानी से, लेकिन उसकी सटीक स्थिति से अनजान करी का दिल उसके कानों में जोर से धड़क उठा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से फायर करने से पहले उसे रोक लिया। एक और सीध हाँ वार दूसरा टैंक
कांप उठा और जलने लगा। अब अमेरिकी सेना के बारे में सटीक जानकारी के अभाव में जर्मन घबरा गए। उन्होंने मान लिया कि उन पर एक बड़े टैंकरोधी बल का हमला हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी टुकड़ी रोक दी। पैदल सेना ने छिपने के लिए झुककर बचाव किया। अगला निशाना बनने से बचने के लिए एक तीसरा टैंक सड़क पर पीछे हट गया। कुछ देर के लिए आगे बढ़ना रुक गया था, लेकिन करी का काम अभी खत्म नहीं अनुस्वर हुआ था। वह उस कारखाने में वापस रेंगता हुआ गया जहां घायल अमेरिकी मलबे के नीचे दबे हुए थे। खतरे के बावजूद करी ने गिरी हुई ईंटों को उठाने के लिए एक धातु की बीम का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने अपने घायल साथियों को मलबे और पुराने दरवाजों को अस्थायी ढाल बनाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने उन्हें अपनी कैंटीन से पानी दिया, उनकी धड़कनों की जांच की और उन्हें आश्वस्त किया कि सहायता पहुंच रही है। जैसे ही जर्मन मोर्टार ऊपर से बमबारी कर रहे थे, कारखाना कांप उठा, कंक्रीट के टुकड़े बरस रहे थे। लेकिन करी उनके साथ ही रहा। तभी इंजनों की गड़गड़ाहट के बीच एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी, जो स्पष्ट रूप से टैंक के टायरों के पुनः समायोजन की चीख थी। एक चौथा टैंक अपनी स्थिति में आ रहा था। कारखाने को उत्तरी दिशा से घेरने के इरादे से करी ने अपने आसपास का जायजा लिया। वहां कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं थे, कोई टैंकरोधी ग्रेनेड नहीं थे, कोई अतिरिक्त सैनिक नहीं थे। उसके पास कार्रवाई का बस एक ही रास्ता था। बाहर पुल के पास एक क्षतिग्रस्त अमेरिकी हाफ ट्रैक रखी थी, जो शुरुआती झड़पों के दौरान पीछे छूट गई थी। उसके ऊपर एक ब्राउनिंग 50 कैलिबर की मशीन गन रखी थी। अगर काम कर रही होती तो यह पैदल सेना को चीर सकती थी और हल्के बख्तरबंद टैंकों को भी क्षतिग्रस्त कर सकती थी, लेकिन यह पूरी तरह से खुली हुई थी। मंजिल तक पहुंचने के लिए करी को दुश्मन की निगाहों के सामने एक खुले इलाके में आगे बढ़ना था, जो एक आत्मघाती कदम था। फिर भी करी नहीं डगमगाया। उसने अपनी राइफल फेंक दी, बचाए गए आदमियों पर एक आखिरी नजर डाली और मन ही मन बुदबुदाया, अब बस करो। फिर वह आग की लपटों में कूद पड़ा। 3 घंटे की यातना के बाद फ्रांसिस करी एक नारकीय परिदृश्य से गुजरा। उस के जूतों के नीचे जमी हुई जमीन फट रही थी। गोलियां उसके पास से गुजरती हुई, धातु को भेदती हुई, भाप के झरोखों को चीरती हुई और मलबे से टकराकर उछलती हुई गुजरी। उसके पीछे मोर्टार के धमाकों ने ट्री और बर्फ के जेट आसमान की ओर उछाले। छर्रे बिखर रहे थे, जो हवा में भौरों की तरह फुफकार रहे थे। वह रुका नहीं। जली हुई अमेरिकी आधी पटरी पुल के पास पड़ी थी। मुड़े हुए स्टील, झुलसे हुए पेंट और टूटे हुए कांच का एक शतविक्षत ढेर उसके साइड आर्मर पर सीधे प्रहार से गड्ढे पड़ गए थे। लेकिन उसकी छत पर रखी 50 कैलिबर की मशीन गन अभी भी बमुश्किल काम कर रही थी। करी क्षतिग्रस्त चेसिस पर चढ़ गया। धातु उसके फटे दस्तानों के माध्यम से उसके हाथों को झुलसा रही थी। जैसे ही उसका सिर पतवार से बाहर निकला, जर्मन पैदल सेना ने उसे देख लिया। 1 दर्जन राइफलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वह नीचे झुका, ब्राउनिंग 50 कैलिबर का बोल्ट वापस खींचा और उम्मीद की कि वह जाम न हो। ऐसा नहीं था। बंदूक हरकत में आई, कान फोड़ू और भयंकर युद्ध के शोर पर काबू पाते हुए। जैसे ही उसने सड़क के उस पार जर्मन पैदल सेना के हो चीरते हुए इसे आगे बढ़ाया, बैरल में आग की लपटें उठने लगी। सैनिक गिर पड़े, वाहन पीछे हट गए। एक तीसरा टैंक, जो फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा था, चीखकर रुक गया और रास्ते से भटक गया। उसके चालक दल भार ही गोलीबारी के बीच बाहर निकल गए। करी के पास कोई सुरक्षा नहीं थी। उस पर निशाना साधी गई हर गोली आधे ट्रैक की क्षतिग्रस्त संरचना से टकराकर चिंगारी निकालती थी। बंदूक तेजी से गर्म हो रही थी, बर्फ में भाप छोड़ रही थी, लेकिन वह गोलीबारी करता रहा। हर 5वां राउंड एक ट्रेसर
लाल गर्म धारियां कोहरे को चीरती हुई युद्ध के मैदान पर रेखाएं खींच रही थीं। वह अब निशाना नहीं था, वह केंद्र बिंदु था। अगले 20 मिनट तक करी ने उस बंदूक को नियंत्रित किया, उसे बायदाए घुमाते हुए पूरे जर्मन दस्ते को रुकने पर मजबूर कर दिया। पुल उसके पीछे सुरक्षित रहा। कारखाने के भीतर 5 घायल अमेरिक ही सांस ले रहे थे। कोई टैंक पार नहीं हुआ। फिर बंदूक जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई, बैरल से धुआं उठा, मशीन जाम हो गई। करी ने रिलीज बटन दबाया, आधी पटरी से कूद गया और भाग गया। वह एक जमी हुई खाई में कूद गया या हाँफ रहा था। उसकी गर्दन पर लगे घाव से खून बह रहा था। जलते हुए तेल की गंध उसके नथुनों में घुस गई। दूर से जर्मन अधिकारियों ने आदेश दिए। करी ने फिर से टैंकों की हलचल सुनी। एक और टैंक अपनी स्थिति बदल रहा था। वे फिर से इकट्ठा हो रहे थे, अपनी जगह बदल रहे थे, फिर से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। उसके पैर दुख रहे थे, उसके हाथ सुन्न हो गए थे, उसका हेलमेट खो गया था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले 2 घंटों तक करी मशीनरी में एक आत्मा की तरह लड़ता रहा। वह ढही हुई इमारतों के बीच घूमता रहा, तहखानों में छिपा रहा। टूटे दरवाजों का इस्तेमाल करके छिपने के लिए उसने गिरे हुए लोगों सा हे गोला बारूद इकट्ठा किया। उसने एक M1 गारैन राइफल ढूंढी और ऊपरी खिड़कियों से आते सैनिकों पर उससे गोली चलाई। उसने आपूर्ति वाहनों पर हथगोले फेंके। उसने एक कुबेलवेगन के टायर पंक्चर कर दिए, क्योंकि वह आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटे बाद उसे एक टूटी हुई जीप के अंदर एक और रॉकेट मिला, एक अकेला रॉकेट। वह उसे वापस कारखाने में ले गया, उसी बजूका में डाला जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था, और इंतजार करने लगा। एक और टैंक दिखाई दिया। यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इसका बुर्ज खिड़कियों को देख रहा था। करी ने तब तक इंतजार किया जब तक वह मुड़ नहीं गया, जिससे उसका एक हिस्सा फिर से हिखाई देने लगा। फिर उसने गोली चलाई, रॉकेट अपने निशाने पर लगा, जिससे धुआं, आग और धातु की चरमराहट फैली। चालक दल के सदस्य बाहर निकले, कुछ जल रहे थे, कुछ रेंग रहे थे। करी ने अपने गारैन को निशाना बना या और भाग रहे एक अधिकारी के पैर में गोली मार दी, जिससे वह बर्फ में गिर गया। उसी क्षण जर्मनों को सच्चाई समझ आ गई। इस कारखाने पर किसी इकाई का नियंत्रण नहीं था, कोई बटालियन मौजूद नहीं थी, बस एक आदमी था। फिर भी वे अंदर नहीं घुस सके। अब तक उसकी वर्दी फट चुकी थी, उसकी एक आस्तीन गायब थी, एक अनजाने खरोंच से उसके बाएं पैर से खून बह रहा था। गर्म बैरल पकड़ने से उसके हाथ झुलस गए थे। धमाकों के बय हीच चिल्लाने के कारण उसकी आवाज भारी हो गई थी। फिर भी वह डटा रहा। सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक तब हुई जब वह एक दीवार के पीछे छिप गया और ऊपर की ओर देखा, तो उसने मुश्किल से 15 फीट की दूरी पर एक जर्मन सैनिक को देखा, जो उतना ही थका हुआ, उतना ही ठंडा था, अपनी राइफल पकड़े हुए था, फिर भी निशाना लगाने को तैयार नहीं था। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली, फिर 2 पल के लिए। इसके बाद वे दोनों विपरीत दिशाओं में पीछे हट गए। कुछ क्षण के लिए थकावट के दबाव में युद्ध थम गया। लगभग 9:15 बजे जर्मनों ने अंतिम आक्रमण शुरू किया। 3 टैंक एक पंक्ति में तैनात, दोनों ओर फैले हुए सैनिक पीछे से कवरिंग फायर प्रदान कर रते हुए आगे बढ़े। करी के पास अपने गारैन और कुछ मैगजीन के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह रेंगते हुए दूसरी मंजिल की खिड़की तक गया और गोलीबारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद अमेरिकी तोपखाने ने बमबारी शुरू कर दी। दूर से आई धमाकों से यह संकेत मिला कि सेना की वापसी हो रही है। निर्णायक क्षण में करी ने अपनी जमीन पर डटे रहे, जिससे जर्मन आक्रमण लड़खड़ा गया। कमांडरों ने सैनिकों को फिर से संगठित होने का आदेश दिया। एक 5वां टैंक मुड़ गया और पीछे हट गया। पैदल सेना जंगल में बिखर गई। 9:30 बजे तक सड़क खाली हो गई थी। करी
लड़खड़ाते हुए कारखाने में वापस आया। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसके हाथ का ब रहे थे। अंदर 5 घायल आदमी बचे थे, बमुश्किल होश में, लेकिन जीवित। वह उनके पास बैठ गया। छत के एक छेद से बर्फ रिस रही थी। 3 घंटे में पहली बार कोई गोलीबारी नहीं हुई। वे जीवित थे। यह सब एक 19 वर्ष ही गनर की वजह से था, जिसने उस सुबह रुकने, लड़ने और अकेले खड़े होने का फैसला किया था। अब एड्रेनालाइन का असर कम हो गया था और ठंड पहले से भी ज्यादा कड़ाके की थी, लेकिन सड़क पर अभी भी सन्नाटा था। उस सुबह पहली बार टैंकों की गर्जना नहीं हुई, पत्थरों पर बूटों की गड़गड़ाहट नहीं हुई, मोर्टारों के विस्फोट नहीं हुए। इसके बजाय जली हुई धातु पर बर्फ गिरने की हल्की सी फुफकार ही सुनाई दे रही थी। री ने पुल की ओर देखा, जो अछूता, खाली और सुरक्षित था। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना किसी नुकसान के उसके पीछे 5 घायल अमेरिकी, जिनकी उसने रक्षा की थी, जीवित थे। एक की फीमर फ्रैक्चर हो गई थी, दूसरे ने अपने हाथ का एक हिस्सा खो दिया था, लेकिन सभी के बचने की उम्मीद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी डिवीजन भी बच गई। करी की कार्रवाई ने मालमेरी के पास एक महत्वपूर्ण नाले पर बख्तरबंद सफलता को विफल कर दिया था। जर्मन टैंकों को पुल पर कब्जा करने और पश्चिम की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया था, जिससे आपूर्ति लाइनें टूट गईं और उभार में फंसे अमेरिकी बलों को घेर लिया गया। उसके प्रतिरोध ने उन्हें इतनी देर तक रोके रखा कि पीछे से अतिरिक्त सैनिक आ गए। युद्ध के बाद की रिपोर्टों से पता चलता है कि करी की स्थिति पर हमला करने वाली जर्मन टुकड़ी को दक्षिण की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां बाद में अमेरिकी तोपखाने और वायुसेना ने उसे घेर लिया और नष्ट कर दिया। करी ने जो 3 घंटे खरीदे थे, उनमें उसने हिटलर के आखिरी आक्रामक शीतकालीन हमलों में से एक को काफी कमजोर कर दिया था। उस समय वह इस बात से बेखबर था, उसे बस अपने साथियों के जिंदा बचे रहने का एहसास था। थककर वह अपने साथियों के पास गिर पड़ा और बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर तक वे बस एक दूसरे को सहारा देते हुए, ठंड, डर और जिंदा रहने के भारी बोझ से कांपते हुए वहीं बैठे रहे। जब एक अमेरिकी गश्ती दल उस जगह पहुंचा, तो उसने करी को खड़ा पाया। उसकी राइफल नीचे लटकी हुई थी, उसका चेहरा मिट्टी और सूखे खून से सना हुआ था, और वह एक घायल आदमी को पानी पिला रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, "यहां का प्रभारी कौन है?" जिस पर करी ने विनम्रता से जवाब दिया, "मुझे यकीन नहीं है, मैं बस उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था।" यही वह ही नम्रता आगे चलकर उसकी विरासत की पहचान बनी। समय के साथ अधिकारियों ने घटनाओं की श्रृंखला को फिर से गढ़ा। नष्ट हुए टैंक, बरामद रॉकेट लॉन्चर और अंततः जर्मनों की वापसी। दर्शकों ने करी के महत्व पूर्ण कार्यों की पुष्टि की। कई दुश्मन वाहनों को नष्ट किया, गोलीबारी के बीच घायल साथियों को बचाया और अकेले ही एक पुल की रखवाली की। फिर भी फ्रांसिस करी खुद हमेशा इसके बारे में विनम्र स्वर में बात करते थे। उनके लिए यह बस उस पल की जरूरतों को पूरा करना था। जिन सैनिकों को उन्होंने बचाया था, वे स्वस्थ हो गए और अपने परिवारों से मिल गए। सड़क का वह छोटा सा हिस्सा, जो जमे हुए बेल्जियम के थर से बना मात्र सैकड़ों फीट का था, युद्ध के बाकी समय तक मित्र देशों के नियंत्रण में रहा। करी का रुख सिर्फ जान बचाने तक सीमित नहीं था, इसने दुश्मन को हर तरह से रोक दिया और इसने एक बहुत बड़ी बात को उजागर किया कि युद्ध की उथल-पुथल के बीच, जब सब कुछ सहज ज्ञान, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता पर निर्भर था, एक 19 वर्षीय अमेरिकी लड़का उधार लिए गए बजूका के साथ एक पेंजर अग्रिम को विफल कर सकता था और वीरता की गूंज से गूंज सकता था। करी के कार्यों की खबर तेजी से फैल गई। युद्ध के बाद उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने फील्ड रिपोर्ट तैयार की और उन जीवित सैनिकों से साक्ष्य एकत्र किए, जिन्होंने घटना को देखा था। युद्ध क्षेत्र का
मलबा अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था। कई क्षतिग्रस्त जर्मन टैंक, बिखरे हुए गोला बारूद, जले हुए कवच और 5 घायल सैनिकों का एक ऐसे क्षेत्र में डटे रहने का असाधारण कारनामा मां जिस पर कब्जा होने की आशंका थी। कमांडिंग स्टाफ ने असाधारण वीरता के इस कार्य को तुरंत स्वीकार किया, जो आर्डेन्स की उथल-पुथल के बीच चमक उठाकरी के कार्यों का विवरण देते हुए एक औपचारिक प्रशस्ति पत्र तैयार किया गया। कम से कम एक दुश्मन टैंक को नष्ट करने के लिए बाजूका का इस्तेमाल करना, भारी गोलाबारी के बीच खुले स्थानों पर ब्राउनिंग ऑटोमेटिक राइफल और 50 कैलिबर मशीन गन से गोलीबार ही करना, 5 घायल साथियों को बचाना और अकेले ही दुश्मन के बख्तरबंद हमले को विफल करना। लगभग 6 महीने बाद 27 जुलाई 1945 को राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने फ्रांसिस शेरमैन करी को अमेरिकी सेना के सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मेडल ऑफ ऑनर प्रशस्ति पत्र में आंशिक रूप से लिखा है, सार्जेंट करी ने गंभीर खतरे का सामना करते हुए असाधारण बहादुरी और निडरता का परिचय दिया। कर्तव्य कर ही सीमा से आगे बढ़कर सर्वोच्च सैन्य परंपराओं का पालन करते हुए और स्वयं 30वीं इन्फेंट्री डिवीजन और अमेरिकी सेना को सम्मान दिलाया। 20 साल की उम्र में घर लौटने पर वे शेखी नहीं बघार रहे थे, बल्कि एक विनम्र व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिसने बिना किसी मान्यता की चाहत के बस वही किया जो जरूरी था। उस दिन के बारे में बातचीत में वे अपने कार्यों का महिमा मंडन करने से हिचकिचाते थे और स्पष्ट रूप से कहते थे, मैंने बस वही किया जो करने की जरूरत थी। युद्ध के बाद करी न्यूयॉर्क लौट आए और अल्बानी में वेटरन्स अफेयर्स विभाग में कई वर्षों तक काम किया और अपना जीवन अन्य सैनिकों को पुनः समायोजन और उपचार में सहायता करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सुर्खियों से दूरी बनाए रखी, कई सम्मानों और परेडों को ठुकरा दिया जिन्हें दूसरे लोग स्वीकार कर सकते थे। हालांकि उनकी कहानी महत्वपूर्ण बनी रही। 2009 में हरलेविले के स्थानीय डाकघर का नाम उनके नाम पर फ्रांसिस एस करी डाकघर रखा गया। इसके बाद बफेलो के कैसानोविया पार्क में उनकी एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें दुश्मन की गोलीबारी के बीच उनके बाजूका से गोली चलाने की घटना को दर्शाया गया है। यह प्रतिमा उस 19 वर्षीय युवक की बहादुरी को दर्शाती है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना स्थान बनाए रखा। करी द्वितीय विश्व युद्ध में मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक रहे और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों तक जीवित बचे आखिरी लोगों में से एक थे। 8 अक्टूबर 2019 को 94 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद करी ने कभी खुद को एक किंवदंती नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने खुद को एक ऐसे वयोवृद्ध के रूप में पहचाना जिसने युद्ध की असली कीमत को समझा। पद को अनुस्वर या स्मारकों में नहीं, बल्कि उन साथियों के नामों में जो घर नहीं लौटे। उनके जीवन में विनम्रता और विरासत समाहित थी। युद्ध के बाद फ्रांसिस करी ने अपनी जीत का जश्न मनाने के अवसरों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दौरे करने, भाषण देने, किताब लिखने या अपने पदक का लाभ उठाने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रीय ख्याति की छाया में रहना चुना। इसके बजाय वह न्यूयॉर्क के शांत शहरों अनुस्वर में चले गए, पहले हरलेविले, फिर साउथ बेथलेहम, और एक ऐसा जीवन जिया जो सुर्खियों से दूर रहा लेकिन समुदायों को जोड़ता रहा। 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने वेटरन्स अफेयर्स विभाग में सेवा की। युद्धोत्तर लाभों, पुनर्वास और स्वास्थ्य लाभ की जटिलताओं को समझने में साथ ही सैनिकों की सहायता की। वह युद्ध के बारे में मुखर नहीं थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसे छिपाया था, बल्कि इसलिए कि उनका उद्देश्य सेवा करना था, प्रशंसा पाना नहीं। जो लोग उन्हें जानते थे वे एक ऐसे मौन व्यक्ति को याद करते हैं
जिसने अपने मेडल ऑफ ऑनर को पहनने के बजाय दराज में रखा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नायक का तमगा ठुकरा दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बच्चे को देखकर मुस्कुरा सकता था, एक वृद्ध वेटरन की सहायता कर सकता था, कागजी कार्रवाई पूरी कर सकता था और जीवन, मृत्यु और किसी चीज के लिए खड़े हों है के महत्व पर खुलकर बात कर सकता था जब वह वास्तव में मायने रखती थी। उनकी विनम्रता ही उनकी शक्ति थी ऐसे दौर में जब प्रसिद्धि सेवा को ग्रहण लगा देती है। करी का जीवन एक विशिष्ट प्रकार की महानता का ही याद दिलाता है जो सार्वजनिक मान्यता के बजाय विवेकपूर्ण कार्यों पर आधारित है। उनकी वीरता कोई लेबल नहीं थी, यह बर्फीले कीचड़ और दुश्मन की गोलाबारी के बीच की गई कार्रवाई थी जो प्रशंसा से संबंधित उद्देश्यों से प्रेरित थी। यह कुछ गहराई से अमेरिकीपन का प्रतीक है। उनकी कहानी का इस्तेमाल कक्षाओं, सैन्य संस्थानों और नेतृत्व सेमिनारों में न केवल बहादुरी बल्कि नैतिक ताकत को दर्शाने के लिए किया गया है, एक ऐसा गुण जो सुर्खियों में छा जाने के बाद भी कायम रहता है। विद्यार्थियों के लिए वह एक पाठ्यपुस्तक के पात्र से कहीं आगे निकल गए, वह कर्तव्य के प्रतीक थे, उस विकल्प के जो तब काम करने का था जब दूसरे नहीं करेंगे। यहां एक और गहरा निहितार्थ है। फ्रांसिस करी ने युद्ध में ताकत, गति या मारक क्षमता से जीत हासिल नहीं की, उन्होंने तैयारी करके, संकटों के दौरान संयम बनाए रखकर और यह कभी न भूलकर जीत हासिल की कि वह किसके लिए लड़ रहे हैं। प्रसिद्धि के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ खड़े लोगों के लिए, आदर्शों की चाहत रखने वाली दुनिया हाँ में करी एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो सार में निहित है। वह दर्शाते हैं कि नेतृत्व हमेशा अधिकार जैसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे किसी और को बचाने के लिए मलबे में से रास्ता बना ना, कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे बिना किसी सफलता की गारंटी के सिर्फ धार्मिकता के बल पर अड़िग खड़े रहना। कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कोई 19 साल का लड़का भागने से इनकार कर रहा हो जबकि भागना आसान होता। पूर्णविराम अपने बाद के वर्षों में बेल्जियम में उस दिन को याद करते हुए करी ने विस्तृत भाषणों और नाटकीयता से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने बस वही किया जो करने की जरूरत थी। शायद यही उनकी विरासत का सार है, आत्म प्रशंसा से रहित प्रतिबद्धता, प्रशंसा से रहित साहस और यह समझ कि इतिहास उन लोगों द्वारा नहीं गढ़ा जाता जो यादों की लालसा रखते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा गढ़ा जाता है जो अपन है सबसे कठिन क्षणों में कर्तव्य की मांग के अनुसार कार्य करने का विकल्प चुनते हैं। तो आप क्या करेंगे? हम आराम, विकर्षणों और विकल्पों के दौर में जी रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग 1944 की उस सर्द सुबह है हेलन फ्रांसिस करी के अनुभव का सामना कर पाएंगे। कई उदाहरणों में हम खुद को टैंकों से भिड़ते हुए नहीं पाएंगे, जबकि पीछे हटते हुए साथी पीछे मुड़कर देखते हैं और खतरा सामने मंडरा रहा होता है। हमारे चरित्र का फैसला करने के लिए बस कुछ ही पल होते हैं। फिर भी फ्रांसिस करी की कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो युद्ध के मैदान से परे है। जब कोई आपको यह नहीं बता रहा हो कि क्या करना है, तो आप क्या करते हैं? जब भागना आसान होता है लेकिन स्थिति वहीं रुकने की मांग करती है। करी ने टैंकों के आगे बढ़ने में देरी इसलिए नहीं की क्योंकि वह एक असाधारण रूप से प्रशिक्षित सैनिक या निडर थे, वह अपनी जगह पर डटे रहा है क्योंकि उन्होंने एक विकल्प चुना था। यही वह फैसला है जो याद रखने लायक है। हम सभी ऐसे क्षणों का सामना करते हैं, भले ही राइफलों और रॉकेटों से लैस न हो, लेकिन जिम्मेदारियों, जोखिमों से लदे, दर्शकों, प्रशंसाओं और आश्वासनों से रहित ऐसे क्षण जब किसी को कमान संभालनी होती है। यह कथा हर उस विकल्प का प्रतीक है जो निराशाजनक, जोखिम भरा या अप्राप्य प्रतीत होता है, फिर भी उसे अपनाना आवश्यक
यक है इसकी शक्ति केवल उसके कार्यों की विशालता में ही नहीं, बल्कि उसके तर्क की स्पष्टता में भी निहित है। उसने देखा कि उसके पीछे 5 घायल सैनिक आ रहे हैं और जर्मन टैंक आगे मंडरा रहे हैं, यह महसूस करते हुए कि कोई अतिरिक्त सहायता नहीं आ रही है। उसने वहीं रुकने का संकल्प लिया। साहस को अक्सर उद्दाम, शानदार या नाटकीय माना जाता है, हालांकि यह एक 19 वर्षीय सैनिक जैसा भी हो सकता है जो बर्फ में दुबका हुआ है, एक पुराना बजूका लहरा रहा है, अपनी आसन्न मृत्यु के बारे में पूरी तरह से जानता है, फिर भी हथियार चलाने का निर्णय लेता है। ऐसी बहादुरी चरित्र को समेटे हुए है। यह कहानी न केवल युद्ध के छात्रों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो एक अकेले व्यक्ति के प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। अगर आप उस कारखाने में होते जहां 5 जिंदगी खान दांव पर लगी होती, आगे मौत का मंजर होता और आपको अपने अवसरों की निरर्थकता का एहसास होता, तो क्या आप वही रहते? क्या आप लड़ते? क्या आप आत्मघाती रास्ता चुनते? आपको किस बात ने हैरान किया? फ्रांसिस करी जैसी स्थिति में आप क्या करते? नीचे अपने विचार साझा करें, क्योंकि अक्सर दबी हुई कहानियां ही सबसे ऊंची शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करती हैं और कभी-कभी ये अगोचर निर्णय जो सबकी नजरों से ओझल होते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं।